जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी, राइट। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे, राइट। किसको डिस्कस करेंगे? वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। और अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आइए देखिए साथियों, हम जो है वो वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता की जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। तो देखिए साथियों, वैदिक सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? दो भागों में। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक भाग जो है वो आपका ऋग्वैदिक काल कहलाता है। कौन सा कहलाता है साथियों? ऋग्वैदिक काल कहलाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड की अगर हम बात करें साथियों तो सेकेंड हमारा है उत्तर वैदिक काल, राइट। क्या है हमारा? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता आपकी दो भागों में बट जाती है। एक आपका ऋग्वैदिक काल हो जाता है और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल हो जाता है, ठीक है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम आपका देखो, इसका 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इसका टाइम माना जाता है। माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल है वो आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच है, ठीक है। अगर हम उत्तर वैदिक काल के टाइम की बात करें तो ये आपका 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका उत्तर वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है, ठीक है। क्लियर? तो साथियों, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले हम जो है वो ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, राइट। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे और फिर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो आ जाइए ज़रा। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ऋग्वैदिक काल, राइट। क्या लिखेंगे? ऋग्वैदिक काल, ठीक है। क्लियर? सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल की बात कर लेते हैं, राइट। अब देखिए मेरे साथियों, ऋग्वैदिक काल की बात करें। ऋग्वैदिक काल का हमने टाइम पीरियड तो आपको बता ही दिया है। कितना है आपका इसका ऋग्वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन? इस ऋग्वैदिक काल का बताया था आपको 1500 से 1000 बीसी, राइट। 1500 से कितना? 1000 बीसी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो किसका है? ऋग्वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन माना गया है, राइट। अब देखिए साथियों, ऋग्वैदिक काल जो है ना वो मेनली किसका है? ये आर्यों का काल है, ठीक है। किसका काल है ये? आर्यों का काल, राइट। या आप बोल सकते हैं पूरी की पूरी जो वैदिक सभ्यता है वो किसकी है? आर्यों की सभ्यता है, राइट। किसकी सभ्यता है? आर्यों की, ठीक है। अब आर्य जो है ना साथियों, ये जो आर्य आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आर्य जो है वो मूल रूप से विदेशी हैं। कौन है ये? ये विदेशी हैं, भारत के नहीं है, ठीक है। भारतीय आपको बताया था, भारतीय लोग कौन से होते हैं? द्रविड़ होते हैं। और इसके अलावा जो आर्य हैं वो विदेशी हैं, ठीक है। इनके बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन इनके आर्यों के बारे में ये माना जाता है कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से खैबर दर्रे होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। कहाँ से? खैबर दर्रे से जो है वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? ये कर जाते हैं भारत के अंदर, राइट। क्लियर? कि आर्यों के बारे में क्या बोला जाता है कि आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया से, इट मीन्स मध्य एशिया से आते हैं भारत। और किस रास्ते से आते हैं? ये खैबर दर्रे से होते हुए भारत में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर? आपको समझ में आ गया था, राइट। इसके अलावा एक भारतीय क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो बाल गंगाधर तिलक साहब जो हैं कहते हैं कि जो आर्य थे ना वो कहाँ के? उत्तरी ध्रुव से आए थे। इनका कहना क्या है कि इनके अनुसार क्या है? उत्तरी ध्रुव से आए। कौन आए थे? आर्य, राइट। तो बाल गंगाधर तिलक साहब का मानना है कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। जबकि ये आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ये हमने आपको बताया था कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं या मध्य एशिया से आए हैं। ये स्टेटमेंट किसका है साथियों? तो ये स्टेटमेंट है मैक्स मूलर का। किसका स्टेटमेंट है ये है मैक्स मूलर का स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि वेदों की रचना के कारण, नेक्स्ट लिखिए, वेदों की रचना के कारण
कारण इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता रखा गया। राइट, क्या रखा गया? वैदिक सभ्यता रखा गया। राइट, क्लियर है? तो वेदों की रचना के कारण इसको हमने जो है वो वैदिक सभ्यता बोला है। और वैद इसकी अगर हम स्वरूप की बात करें कि ये जो वैदिक सभ्यता है वो किस टाइप की सभ्यता थी, तो ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आपको मालूम होगा कि अगर हम सभ्यताओं की बात करें, राइट, सो नोट में यहाँ देख सकते हैं आप कि अगर हम सभ्यताओं की बात करें, राइट, तो सभ्यताएं आपकी दो तरीके से विकसित हुई थी। ठीक है, एक सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। ठीक है, और एक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। राइट, तो देखिए भारत में जो सबसे पहली सभ्यता जो देखी गई है, जिसका सबसे पहले विकास हुआ था, जिसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। राइट, ये कैसी सभ्यता है साथियों? ये जो है वो नगरीय सभ्यता के अंदर काउंट करी जाती है। इसके अलावा ग्रामीण सभ्यता की अगर हम बात करें तो ग्रामीण सभ्यता के अंदर वैदिक सभ्यता को काउंट किया जाता है। ठीक है, किसको काउंट किया जाता है? वैदिक सभ्यता को काउंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, आगे की अगर हम बात करें साथियों, तो वैदिक सभ्यता में अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पर भाषा जो है वो संस्कृत होती है। कौन सी होती है भाषा? भाषा यहाँ पर संस्कृत होती है। और यहाँ पर प्रमुख पशु की अगर हम बात करें साथियों, प्रमुख पशु, तो प्रमुख पशु जो है वो गाय होता है। राइट, प्रमुख पशु कौन सी है? गाय है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पवित्र नदी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? पवित्र नदी की, तो पवित्र नदी में यहाँ पर सरस्वती को काउंट किया गया है। किसको काउंट किया गया है? सरस्वती को काउंट किया गया है। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो गंगा तथा यमुना का भी जिक्र मिलता है। गंगा तथा यमुना का जिक्र, राइट, किसका जिक्र मिलता है यहाँ पर साथियों? यहाँ पर गंगा तथा यमुना का जिक्र भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ छोटा सा ओवरव्यू था किसका? ऋग्वैदिक काल का। इसके बाद हम आगे की भी बात करेंगे। राइट, क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? आपने देख लिया कि इनका टाइम ड्यूरेशन, आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल का टाइम क्या है। ये आपका टाइम हो गया। आर्यों के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपने मैक्स मूलर का देखा, उसका कहना है कि ये मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए और खैबर दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और बाल गंगाधर साहब का मानना है कि ये जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, वेदों की रचना के कारण इसको वैदिक सभ्यता कहा गया। इसका स्वरूप जो है वो ग्रामीण था। ठीक है, अगर हम सभ्यता के स्वरूप की बात करें तो एक सभ्यता नगरीय हमने देख चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ग्रामीण सभ्यता हम पढ़ ही रहे हैं। क्लियर? भाषा आपने देखी संस्कृत है, प्रमुख पशु गाय है, प्रमुख जो पवित्र नदी है वो सरस्वती है। हालांकि यहाँ पर गंगा और यमुना का जिक्र भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। राइट, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इनका प्रशासन देखें, क्या देखें यहाँ पर? इनका प्रशासन देखें तो प्रशासन में कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, प्रशासन में क्या है? कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रशासन को किस प्रकार से बांटा गया है? प्रशासन को इस प्रकार से बांटा गया है कि सबसे ऊपर जो है वो केंद्र होगा। ठीक है, केंद्र होगा, या जिसे हम राष्ट्र कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे? राष्ट्र कहेंगे। और उसके नीचे आपको जो है वो जन देखने के लिए मिलेगा। जन के नीचे आपको विष देखने के लिए मिलेगा। राइट, और विष के नीचे आपको ग्राम देखने के लिए मिलेगा। और ग्राम के नीचे जो यूनिट रहेगी वो रहेगी कुल की। राइट, तो इस प्रकार से आपका प्रशासन का जो है वो स्ट्रक्चर था। ठीक है, कि सबसे ऊपर केंद्र होगा, फिर उसके नीचे जन होगा, फिर विश्व होगा, फिर ग्राम होगा, फिर कुल होगा। राइट, तो इस प्रकार से प्रशासन कितने भागों में बट गया? 5 भागों में बट गया। राइट, कितने भागों में बट गया? 5 भागों में बट गया। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? राइट, अब देखिए इनके प्रमुख की बात कर लेते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा। ठीक है, क्या क्या बात करते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा। राइट, तो सबसे पहले हम प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा साथियों? राष्ट्र का जो प्रमुख होगा ना वो होगा आपका राजा। क्लियर? कौन होगा राष्ट्र का प्रमुख? राष्ट्र का प्रमुख जो है वो राजा होगा। राइट, कौन होगा? राजा होगा।
ठीक है। और जन का प्रमुख अगर आप देखेंगे तो जन का जो प्रमुख होगा वो राजन होगा। क्लियर, कौन होगा? राजन होगा। विष का प्रमुख अगर आप देखेंगे तो इसका प्रमुख विषपति होगा। राइट। और अगर हम ग्राम के प्रमुख की बात करें तो वो ग्रामीणी होगा। राइट, क्या होगा? ग्रामीणी होगा। और कुल की अगर हम बात करें तो इसका होता है कुलपति। राइट, क्या होगा साथियों? कुलपति। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मुखिया हैं कि केंद्र का मुखिया आपका राजा होगा, जन का मुखिया राजन होगा, बेस का मुखिया बेसपति होगा, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होगा और कुल का मुखिया कुलपति हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जरा साथियों, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं। प्रशासन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अगर आगे की बात करें साथियों तो यहाँ पर कुछ अधिकारी भी हैं। कौन है? कुछ अधिकारी भी हैं। राइट। सो अधिकारियों को हम थोड़ा जान लेते हैं। राइट। यहाँ पर देखिए आपको मेनली दो प्रकार के वो अधिकारी जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो है वो पुरोहित होगा। क्या होगा? पुरोहित होगा। और दूसरा जो अधिकारी होगा वो सेनानी होगा। राइट। तो यहाँ पर आपको मेनली दो प्रकार के अधिकारी देखने के लिए मिल जाएंगे, एक पुरोहित और एक सेनापति। ये जो साथियों ये जो दो अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये पुरोहित वैदिक सभ्यता के अंदर आपको प्रमुख अधिकारी होंगे। कौन होंगे ये? प्रमुख अधिकारी होंगे वैदिक सभ्यता के अंदर। ठीक है, क्लियर। आ जाइए जरा आगे की अगर हम देखें, आगे की अगर हम देखें साथियों तो ये जो है वो यहाँ पर अधिकारियों में एक अधिकारी होगा पुरप। क्या होगा? पुरप, जिसको जो हम जो कि दुर्गपति होगा। ठीक है। इसके अलावा स्पस, ये कहा जाता था किसको? गुप्तचरों को। राइट, किसको कहा जाता था? गुप्तचर को। ठीक है। इसके अलावा बाजपति, ये कहा जाता था साथियों गोचर भूमि का अधिकारी होता था ये कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी। राइट, कौन होता था ये? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। राइट। और इसके अलावा यहाँ पर और भी अधिकारी हैं, जैसे कि उग्र हो गया अधिकारी का नाम। उग्र ये कौन होता था? ये अपराधियों को पकड़वाने का कार्य करता था। अपराधियों को पकड़ने अधिकार, सॉरी, अपराधियों को पकड़ने का कार्य। ठीक है। तो उग्र जो अधिकारी हुआ करता था वो जो है वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ यहाँ पे अधिकारी थे। अब थोड़ा सा अगर हम आगे और बात करें साथियों, क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पर अधिकारियों की हमने डिस्कशन कर लिया, जिसमें मेन अधिकारी की हम बात करें तो पुरोहित और सेनानी ही होंगे। बाकी और अधिकारी जैसे पुरप हो गया, स्पस हो गया, पाचपति हो गया, उग्र होगा, ये भी अन्य अधिकारी हैं। ठीक है। अब देखिए जरा आगे, यहाँ पर साथियों दो नाम और आपको देखने के लिए मिलेंगे। दो नाम कौन कौन से हैं? एक आपको सभा देखने के लिए मिलेगा, एक आपको समिति देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दो नाम आपको और मिलेंगे। और जो सभा और समिति हैं, ये एक तरीके से संस्था है। ठीक है, क्या है ये? संस्था है। राइट। अब कैसी संस्थाएं जरा देखिए, देखिए मेरे साथियों, ये जो आपको सभा जो नजर आ रही है, ये जो संस्था है, ये जो है वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था है। किसकी है? श्रेष्ठ लोगों की संस्था। राइट, ये किसकी संस्था है मेरे साथियों? ये जो है वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था है। ठीक है। जबकि समिति की अगर हम बात करें, समिति की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो है वो सामान्य लोगों की संस्था है। किसकी है? सामान्य लोगों की संस्था। ठीक है मेरे साथियों, ये किसकी संस्था है? ये सामान्य लोगों की संस्था है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको जो है वो दो तरीके की संस्थाएं मिलेंगी, एक सभा मिलेगी, एक समिति मिलेगी। जिसमें सभा जो है वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था होगी और समिति जो है वो सामान्य लोगों की संस्था होगी। ठीक है, क्लियर। जस्ट 1 मिनट।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संस्थाएं हैं ना साथियों, ये जो दोनों की दोनों संस्थाएं हैं, कौन सी, सभा और समिति, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो राजा के निर्णय को भी बदल सकती थी या उसके निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं, यह संस्थाएं, यह संस्थाएं राजा के निर्णय में भी हस्तक्षेप कर सकती हैं, कर सकती थी। ठीक है, क्लियर। ये जो संस्थाएं थी साथियों, ये राजा के निर्णय में भी हस्तक्षेप कर सकती थी। ठीक है, अब और आगे बात करें साथियों, तो यहाँ पर पशुपालन भी होता था। क्या होता था, पशुपालन भी होता था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कृषि भी होती थी, राइट। यहाँ पर पशुपालन भी होता था, यहाँ पर जो है वो कृषि भी जो है वो होती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम मेन साधन की बात करें, यहाँ पर मेन उसकी, ठीक है, ये क्या है, पशुपालन यहाँ पर क्या है, प्रमुख है, राइट। ये बात आप याद रखेंगे, पशुपालन यहाँ पर क्या है, पशुपालन यहाँ पर जो है वो प्रमुख है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर युद्ध भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था, राइट। क्या हुआ करता था, युद्ध। और युद्ध की अगर हम कारण की बात करें, युद्ध यहाँ पर युद्ध की अगर हम कारण की बात करें, तो कारण क्या था यहाँ पर, गाय की खोज। ठीक है, क्या है, गाय की खोज, राइट। तो यहाँ पर जो साथियों वैदिक सभ्यता के अंदर जो युद्ध हुआ करते थे, वो युद्ध जो है वो गाय के लिए हुआ करते थे। ठीक है, गाय की खोज के लिए यहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर। इस वजह से यहाँ पर ये जो युद्ध है, गाय की खोज को गाय की खोज को यहाँ पर जो है गविष्ट शब्द से प्रोनाउंस किया गया है। क्या शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, यहाँ पर जो है वो गविष्ट शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कबीले के नेतृत्व की, कबीले के नेतृत्व की, तो कबीले का नेतृत्व कौन करता था, कबीले का नेतृत्व करता था राजा, जिसे हम क्या बोलते थे, क्षत्रिय। ठीक है, क्लियर। तो कबीले का नेतृत्व करने वाला कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था। क्लियर। यहाँ पर एक युद्ध हुआ है, युद्ध का नाम है यहाँ पर दसराग युद्ध। ठीक है, ये युद्ध काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ से जो है वो युद्ध पूछे जा वो सॉरी क्वेश्चन यहाँ से जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, दसरागी युद्ध। और इसके बारे में ज़रा लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए इसके बारे में कि ऋग्वेद के सातवें मंडल, ऋग्वेद के सातवें मंडल में उल्लेख, राइट। ऋग्वेद के सातवें मंडल में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा ये जो युद्ध हुआ था, ये रावी नदी किनारे हुआ था, रावी नदी के तट पर। ठीक है, और यहाँ पर जो रावी नदी है ना, इसका पुराना नाम, अगर हम पुराने नाम की बात करें, तो इसका पुराना नाम जो है साथियों वो था पुरुषणी। क्या नाम था इसका, पुरुषणी। क्लियर है, क्या नाम हुआ करता था इसका, इसका नाम हुआ करता था पुरुषणी, राइट। अब अगर हम दसरागे की बात करें, तो दसरागे का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध। किसका युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, राइट। किसका युद्ध है साथियों, ये 10 राजाओं का युद्ध है। और इसमें 10 राजा कौन कौन से हैं जरा देखिए, यहाँ पर एक राजा है सुदास, एक राजा कौन है, सुदास। वह अन्य कौन है, अन्य 10। ठीक है, वह अन्य राजा। क्लियर है, इसमें 10 राजाओं में किस किस का नाम शामिल है, इसमें सुदास और अन्य जो अन्य राजा रहेंगे उनके नाम शामिल होंगे। ठीक है, इसमें सुदास जो है वो जीत जाते हैं और बाकी अन्य राजा हार जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें साथियों कि हम यहाँ के समाज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, समाज की, तो समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। और यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित थी।
कैसी थी? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर जिक्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। अब कर्म आधारित कैसी थी? तो कर्म आधारित आधारित तो थी, लेकिन वर्ण कौन कौन से थे जरा देखिए। वर्ण की अगर हम बात करें, राइट, देखिए सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर आपका शूद्र, राइट। ये वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित होती है, और 4 वर्ण है इसके, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राइट। यहाँ पर जो वर्ण होंगी, जिस प्रकार आपका काम होगा, जिस प्रकार से आपकी मेंटल एबिलिटी होगी, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो मेंटल एबिलिटी के बेस पर डिसाइड थी। किसके? मेंटल एबिलिटी, राइट। मेंटल एबिलिटी के बेस पर यहाँ पर जो है वो वर्ण व्यवस्था को विभाजित किया गया था, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था का जिक्र अगर हम बात करें तो 10वें मंडल में, ठीक है, किसके? ऋग्वेद के, राइट। तो यहाँ पर सीधा पूरा लिख देते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र, राइट। किसका जिक्र है? वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। और इस वर्ण व्यवस्था को वहाँ पर किस रूप में डिफाइन किया गया है? वहाँ पर पुरुष सूक्त के रूप में डिफाइन किया गया है, ठीक है। किसके रूप में डिफाइन किया गया है? पुरुष सूक्त के रूप में डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम समाज की बात करें तो जैसा कि आपने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, जबकि यहाँ पर जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है। कैसा है? पितृ सत्तात्मक, राइट। यहाँ पर समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक है। लेकिन पितृ सत्तात्मक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप नोट डाल के लिखेंगे, नोट लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर स्त्री की दशा अच्छी थी, ठीक है। स्त्री की दशा अच्छी थी, ठीक है। या पॉइंट विशेषकर नोट डाल के लिखेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पितृसत्तात्मक होने का मतलब ऐसा हो जाए कि समाज में स्त्री की दशा अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर स्त्री की दशा अच्छी थी। यहाँ के बाद जब ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है तब तक अच्छी, लेकिन कर्म आधारित के बाद आगे चलकर ये जो है वो कर्म मूलक बन सॉरी जाति मूलक में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आप फिर जिसके घर जन्म लेंगे आपका धर्म भी, आपका जो वर्ण है वो वही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आगे हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपको जो है बाल विवाह और बाल विवाह का प्रतिबंध मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, बाल विवाह, बाल विवाह व पर्दा प्रथा प्रतिबंधित, राइट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती हैं, भाग ले सकती थी, ठीक है। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर जो विधवा औरत होगी, विधवा स्त्री अपने देवर से विवाह कर सकती थी, विवाह कर सकती थी, राइट। इसके अलावा यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। क्या? स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, राइट। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, राइट। और यहाँ पर जो है वो एक वर्ड यूज होता था, अमाजू। कौन सा वर्ड यूज होता था यहाँ पर साथियों? अमाजू वर्ड यहाँ पर जो है वो यूज होता था। और अमाजू जो वर्ड है ये यूज होता था अविवाहित रहने वाली स्त्रियों के लिए, अविवाहित रहने वाली स्त्री, राइट। उसको जो है वो उस टाइम पे क्या कहा जाता था? अमाजू
कहा जाता था। ठीक है। यहाँ पर अगर हम मनोरंजन के साधन की बात करें, किसकी बात करें, मनोरंजन के साधन, राइट। मनोरंजन की अगर हम साधन की बात करें साथियों, तो मनोरंजन के साधन के रूप में यहाँ पर संगीत होता था, राइट। क्या होता था, संगीत था। इसके अलावा रथ दौड़ थी, ठीक है। इसके अलावा घुड़दौड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मनोरंजन के लिए इन सभी साधनों का प्रयोग किया जाता था। क्लियर। इसके अलावा हम अगर यहाँ पर व्यवसाय की बात करें, किसकी बात करें, व्यवसाय की, तो व्यवसाय में तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं ना। क्या बताया था व्यवसाय में, यहाँ पर पशुपालन, और क्या बताया था आपको, कृषि, राइट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन क्या होगा, मेन आपको क्या बताया था अभी, मेन क्या होगा यहाँ पर, मेन होगा यहाँ पर पशुपालन। ठीक है। सर्वाधिक प्रिय पशु की बात करें, अगर हम प्रिय पशु की यहाँ पर बात करें, प्रिय पशु, तो प्रिय पशु यहाँ पर घोड़ा हुआ करता था। क्या हुआ करता था साथियों, घोड़ा हुआ करता था। प्रिय देवता की अगर हम बात करें, प्रिय देवता, तो प्रिय देवता यहाँ पर इंद्र है, राइट। प्रिय देवता क्या होता है यहाँ पर साथियों, इंद्र हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो वस्तु विनिमय की प्रणाली भी यहाँ पर फेमस थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था यहाँ पर, राइट। वस्तु विनिमय की प्रणाली यहाँ पर थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ऋण देकर, ऋण देकर ब्याज लेने की लेने का प्रचलन भी था, लेने का प्रचलन था। क्लियर। और जो ऋण देकर ब्याज लेता था, ऐसे व्यक्ति को हम उस टाइम पे बैक नोट बोलते थे। क्या बोलते थे, बैक नोट, राइट। समझ में आ गया कि जो ऋण देगा, ऋण देकर ब्याज लेगा, उसे जो है वो क्या बोला जाएगा, उसको बैक नोट बोला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर वस्तु विनिमय की प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था। ठीक है। क्लियर। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं किस पर, हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में, राइट। हेडिंग डाल सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता, राइट। ऋग्वैदिक कालीन देवता आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपको अगर बुक में देखें तो आपको लूसेंट की बुक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। किस बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, लूसेंट की बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। ठीक है। तो जरा लिखिए, देखिए। सबसे पहले है इंद्र, राइट। इंद्र जो है वो युद्ध के नेता हैं। कौन है, युद्ध के देवता, राइट। कौन है, युद्ध के देवता हैं। इसके अलावा ये वर्षा के देवता हैं। ठीक है। किसके देवता हैं, वर्षा के देवता, राइट। सेकंड की अगर हम बात करें साथियों, तो फिर आ जाते हैं अग्नि देवता। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो ये जो है वो देवता व मनुष्य के मध्य, मनुष्य के मध्य मध्यस्थता वाले देवता हैं। किसके हैं, मनुष्य के इनके बीच में जो मध्यस्थता वाले देवता हैं। ठीक है। इसके अलावा हम अगर वरुण की बात करें साथियों, तो वरुण जो है वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। ठीक है। इसके अलावा समुद्र के देवता, ठीक है, समुद्र के देवता। इसके अलावा सत्य का प्रतीक, सत्य का प्रतीक जो है वो किसको माना गया है, वरुण को माना गया है। ठीक है। इसके अलावा सोम की अगर हम बात करते हैं साथियों, सोम की बात करें तो सोम जो है साथियों वनस्पति के देवता हैं। किसके हैं, वनस्पति के देवता हैं, राइट। इसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर हम विष्णु की बात करें, या हम ऐसा करते हैं पहले पूषण की बात कर लेते हैं। पूषण, पूषण ये किसके देवता हैं, ये जो है वो पशुओं के देवता हैं, राइट। किसके देवता हैं मेरे साथियों, पशुओं के देवता, राइट। पूषण के बाद अगर हम आगे की बात करें, तो हम जो है वो अश्विन की बात करते हैं। अश्विन,
ये जो देवता है ना साथियों, ये हैं विपत्तियों को हरने वाले देवता। किसके? विपत्तियों को हरने वाले देवता, राइट। इसके अलावा हम अगर आगे की बात करें साथियों, तो हम विष्णु की बात कर लेते हैं। विष्णु, तो ये जो है साथियों विश्व के संरक्षक हैं। कौन है? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, राइट। पालनकर्ता। अगर हम आग नेक्स्ट की बात करें तो हम मरुत की बात कर लेते हैं। मरुत, ये जो है वो आंधी तूफान के देवता हैं। किसके देवता हैं? आंधी तूफान के देवता, राइट। ये किसके देवता हो गए साथियों? ये हो गए आपके आंधी तूफान के देवता। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम कुछ प्राचीन नदियों की बात कर लेते हैं। प्राचीन नदी या ऋग्वैदिक कालीन नबी नदी, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन नदी। ऋग्वैदिक कालीन नदी की अगर हम बात करें साथियों, तो काफ़ी सारी नदियां इसमें शामिल हैं, जैसे कि बेतस्ता हो गया, जिसका वर्तमान नाम जो है, वर्तमान नाम क्या है? झेलम है। क्या नाम है वर्तमान नाम इसका? झेलम हो गया, राइट। इसके अलावा अगर हम सेकेंड की बात करें तो आपने अस्किनी का नाम सुना होगा, ठीक है। अस्किनी ये होगी चिनाव, राइट। इसके अलावा आपने जो है वो बिपाशा का नाम सुना होगा, बिपाशा। इसका वर्तमान नाम साथियों है ब्यास, राइट। इसके अलावा पुरुषणी नाम आपने देखा अभी, ये जो नाम है साथियों, ये जो है वो रावी नदी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा सदानीरा की अगर हम बात करें, सदानीरा, तो ये जो है वो गंडक नदी का नाम है, राइट। और अगर हम बात करें किसकी? गोमती की, ठीक है। गोमती की बात करें तो फिर इसका जो है नाम है गोमल, वर्तमान नाम, राइट। और अगर हम द्वती की बात करें, द्वती, तो द्वती जो है वो ये जो है वो घग्गर नदी का प्राचीन नाम हो जाता है, ठीक है। क्लियर है साथियों? तो ये आपको समझ में आ गए हैं, राइट। तो ये हमारा ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं, पूरी नहीं लिखी हमने, कुछ लिख दी है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम के अंदर, राइट। बेतस्ता आपकी झेलम नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राचीन नाम, प्राचीन और नया, ठीक है। ये प्राचीन नाम है, एक साइड आपके नए नाम लिखे हुए हैं, तो इनको आप लिख लीजिए और इसके बाद याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम अब आ जाते हैं किस पर? उत्तर वैदिक काल पर, राइट। किस पर आ जाते हैं? उत्तर वैदिक काल पर, राइट। हम उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। ज़्यादा कुछ नहीं जानना इसके बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिय देवता, तो आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल के अंदर प्रिय देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के अंदर प्रिय देवता इंद्र थे। यहाँ पर प्रिय देवता चेंज हो गए और यहाँ पर अब प्रिय देवता प्रजापति हो गए हैं। कौन हो गए? प्रजापति, ठीक है। प्रजापति। और यहाँ पर इनकी दो पुत्रियों के बारे में बोला गया है कि इनकी पुत्रियां हैं, ठीक है। कौन है? दो पुत्री कौन है इनकी? एक पुत्री है सभा और एक का नाम है समिति, राइट। क्या बोला जाता है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा, वहां पर आपने 10 राज्य युद्ध देखा था, यहाँ पर राजसूय यज्ञ आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा? राजसूय यज्ञ, राइट। वो युद्ध था और ये यज्ञ है। वो 10 राज्य था, ये राजसूय यज्ञ है। और ये कब होता था? ये होता था जब राजा का राज्य अभिषेक होता था, राजा का राज्य अभिषेक के दौरान, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए राज्याभिषेक के दौरान, राइट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो, वहाँ पर आपने देखा था वर्ण व्यवस्था, यहाँ पर आप देखेंगे आप वर्ण मूलक व्यवस्था, राइट। वर्ण मूलक व्यवस्था या आप बोलेंगे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था।
आपने ऋग्वैदिक काल के अंदर देखा था कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, और यहाँ पर ये चेंज हो चुकी है। यहाँ आप कौन सी है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हल को सिरा बोला गया है। हल को क्या बोला यहाँ पर, सिरा, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो रेखा, जो हल्की रेखा है, हल्की रेखा, उसको बोला गया है सीता, राइट। क्या बोला गया यहाँ पर, सीता बोला गया है, ठीक है। क्लियर मेरे साथियों। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, बस इसका थोड़ा सा और पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर कुछ दर्शन शास्त्र उनके बारे में जान लीजिए। दर्शन शास्त्र, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप डबल स्टार लगाकर सभी को लिखेंगे और याद करेंगे, राइट। लिखिए ज़रा। जैसे कि आपने सुना होगा, एक साइड हम दर्शन शास्त्र लिख लेते हैं, दर्शन, और एक साइड हम उनके प्रवर्तक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा चारवाक, राइट। चारवाक, ये दर्शन शास्त्र शास्त्र जो है वो चारवाक का ही है, ठीक है। इसके अलावा योग दर्शन शास्त्र का आपने नाम सुना होगा। योग दर्शन शास्त्र जो है ना, ये पतंजलि का है, ठीक है। किसका है, पतंजलि का, राइट। पतंजलि ने दिया था योग दर्शन शास्त्र। अ, इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, सांख्य की, किसकी बात करें, सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन जो है साथियों, ये दिया था कपिल मुनि ने। किसने दिया था, कपिल मुनि ने, ठीक है। किसने दिया था साथियों, ये दिया था कपिल मुनि ने, राइट। क्लियर मेरे साथियों। चलिए, तो आगे देख लीजिए जरा अब। नेक्स्ट की हम बात करें न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन जो दिया था साथियों, ये गौतम मुनि ने दिया था। किसने दिया था, गौतम मुनि ने जो है वो न्याय दर्शन दिया था। इसके अलावा हम पूर्व मीमांसा की बात करें, किसकी बात करें, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा जो है वो ये जैमिनी का है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर मीमांसा, क्या, उत्तर मीमांसा, ये दर्शन शास्त्र भी किसका है, ये भी जैमिनी का है, राइट। ये किसका है, जैमिनी का है। और इसके अलावा हम देखें वैशेषिक, राइट। क्या देखें, वैशेषिक, राइट। तो वैशेषिक ये जो दर्शन है ना, ये जो है वो कणाद ऋषि ने दिया था। किसने दिया था, कणाद ऋषि ने, राइट। आपको यहाँ पर द्वारा से लिख देते वैशेषिक, राइट। ये जो दर्शन शास्त्र साथियों, ये दिया था कणाद ऋषि ने, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारे कुछ दर्शन शास्त्र थे। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे दर्शन शास्त्र याद होंगे, और आपने नहीं याद है तो नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर आज जो है वो किसको डिस्कस कर लिया है, वैदिक सभ्यता को जो है वो डिस्कस कर लिया है। क्लियर। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्लियर। तो उम्मीद है आपकी एमबी पटवारी की जो प्रिपरेशन चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है, मज़ा भी आ रहा है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।